गाइस गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा क्लास है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका यानी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पे। यानी कि यह जो हमारा सिलेबस जो है यूपी के टीएसटी में लगा हुआ है। यानी कि यूपी में होने वाली परीक्षा जो करंट में है, उसमें जो यूपी के टीएसटी में यह सिलेबस लगा हुआ है, तो इसी को हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके 2-3 क्लास जो है पहले हो चुके हैं। जो आप इसे यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको जो है चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों एमएस क्लासेस वन, ठीक? तो यह जो है इसके जो है कुछ पाठ हो चुके हैं। आज हम इसके गढ़ पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। यानी कि गढ़ पाठ किसे कहते हैं? कल के क्लास में हमने जो है दोस्तों यानी कि अनुबंध अनुबंध किसे कहते हैं? तो हमने जो है अनुबंध के माध्यम से इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, जिसे जैसे कि अनुबंध है, इत संज्ञा होता है, इत संज्ञा होने के बाद तस लोपा जैसे ही लोप कर दिया जाता है, उसी को हम अनुबंध कहते हैं। ठीक है? तो अनुबंध इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, तो 6 को हमने पढ़ा दोस्तों, और उससे बनने वाले प्रश्न उत्तरी को भी हमने 2 क्लास में कराया है। ठीक है? आज हम गढ़ पाठ को पढ़ेंगे। गढ़ पाठ किसे कहते हैं? यानी कि एक गढ़ होता है, इसमें जो है पाणिनि इत्यादि जो कवि है, उन्होंने कुछ ऐसे सूत्रों को रखा जो एक ही प्रत्यय है। जैसे यही प्रत्यय है, तो यही प्रत्यय को उन्होंने एक गढ़ में रख दिया है। यानी कि इससे बनने वाले जितने भी प्रत्यय हैं, इसी के अंतर रखे गए हैं। यानी कि यही प्रत्यय से जितने भी शब्द बनेंगे, वह उसी को हम गढ़ पाठ कहते हैं। एक गढ़ में रखा गया, इसी के लिए गर्गादिभ्यो यज्ञ, यही एक सूत्र है। ठीक है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यही गढ़ पाठ हमारा है आखिर क्या। ठीक है? तो गढ़ पाठ क्या है? ऐसे शब्द जिनमें एक ही प्रत्यय लगना है या एक ही प्रकार से विधान की रचना बताती हो, तो उन सभी शब्दों का एक गढ़ बनाकर गढ़ आदि में आने वाले शब्द को लेकर एक ही सूत्र रच दिया जाता है। ठीक है? जैसे दोस्तों हम शब्द रूप पढ़ते हैं। शब्द रूप में अकारांत होता है, इकारांत होता है, उकारांत होता है। जैसे कि अकारांत जितने भी शब्द रूप बनते हैं, उसको एक ही गढ़ में रख दिया जाता है। ठीक है? जैसे बालक में अ है, राम का अ है, तो अकारांत के अंतर्गत जितने भी शब्द होते हैं, उसको अकारांत जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जिसके भी अंतर होता है, तो उससे उसको जो उसी एक गढ़ में रख दिया जाता है। यानी उसी तरह के शब्द रूप वहाँ चलेंगे। उसी प्रकार इकारांत भी होता है। तो उसी प्रकार इसमें जो पाणिनि ने कहा कि जो हमारे गढ़ हैं, यानी कि जो यही प्रत्यय के अंतर्गत जो जितने भी शब्द बनेंगे, वह इसी गढ़ पाठ में रख दिए जाएंगे। ठीक है? यही इसका तात्पर्य है गढ़ पाठ का। जैसे सूत्र हमारा है गर्गादिभ्यो यही। ठीक है? गर्गादिभ्यो यही गढ़ पाठ में रखे गए। तो गर्ग धन आदिभ्य यही, यानी सूत्रार्थ करता है गर्गाधि गढ़ में पठित शब्दों के साथ यही प्रत्यय होता है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल हमारा है, पहला है गर्ग, यानी कि पहला है गर्ग प्लस यही यदि हम बनाएंगे तो गार्गेयः बनेगा। ठीक है? क्या बनेगा? गार्गेयः बनेगा। ठीक? और यहाँ पे वत्स प्लस यही जोड़ेंगे तो वात्स्य बनेगा। और तीसरा है शक प्लस यही बनाकर शाक्य बनेगा। यानी कि ऐसे शब्द जो है उसको गर्गादिभ्यो यही प्रत्यय में रख दिए गए हैं। ठीक है? इसी प्रकार जो हमारे संधि के अंतर्गत जब हम संधि करते हैं, तो एक हमारे वार्तिककार हैं, वो वह जो है कुछ सूत्रों को उन्होंने अलग से रख दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ पे यदि दीर्घ भी हो रहा है, कहीं पे गुण हो रहा है, कहीं पे वृद्धि हो रही है, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो शक और अंधु शब्द से यदि कोई शब्द आ रहा है, तो उसको हम पररूप कर कर क्या करेंगे? पररूप संधि कर देंगे। यानी कि दीर्घ हो रहा है तो भी हम वहाँ पे पररूप संधि करेंगे। ठीक है? तो उन्होंने उसी प्रकार जिस जिस प्रकार पाणिनि ने गढ़ पाठ में रखा, उसी प्रकार जो है शकंधु वार्तिक है, उन्होंने शकांधु शक और अंधु से बनने वाले सारे शब्द को पररूप वाच्य यानी पररूप संधि के अंतर्गत रख दिया। ठीक है? जैसे है सकांधु धन आदि। ठीक है? सकांधु धन आदि, साकंधे आदि गढ़ में पठित शब्दों के साथ पररूप एकादेश हो जाता है, यानी कि पररूप आदेश हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे शक शक है, शक प्लस अंधु क्या है? शक प्लस अंधु। यहाँ पे इसमें अ है, दोस्तों इसमें अ है और यहाँ पे अ है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा आह, यानी कि सकांधु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा सकांधु बनेगा। सकांधु यानी कि दीर्घ संधि हो रहा है। ठीक है? आंधु यानी कि दीर्घ संधि हो रहा है, लेकिन जो है वार्तिककार ने उन्होंने कहा नहीं, इस अ को हम जो है लुप्त कर देंगे, यानी इसकी टी संज्ञा कर देंगे। किसकी? इसमें जो अ है, शक में जो अ है, इस अ की इसमें अ है, इसकी अ की जो है टी संज्ञा कर देंगे और जो है पर वाले अ को इसमें जोड़ देंगे।
तो यहाँ पे जो है पर रूप संधि हो जाएगा। पर वाले अ को हम जो है क में लाकर जोड़ देंगे और बनेगा हमारा पर रूप संधि। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? शक प्लस अंधु में शब्द बनाएगा तो शकंधु बनेगा, क्योंकि इसके अ का टी संज्ञा हो जाता है। और यहाँ पे करकंधु, करकंधु में अ है, इस अ की भी ती संज्ञा हो जाएगी और इसके पर रूप वाले जाकर क में मिल जाएगा तो बनेगा करकंधु। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एक एक ही शब्द वाले शब्दों को हम एक ही गढ़ एक ही पाठ में रख देते हैं, उसी को हम गढ़ पाठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं 7वीं तरफ। ठीक है, 7वां हमारा है, छठा हमारा गढ़ पाठ था दोस्तों, और 7वां हमारा है बाबूराव सक्सेना के बुक में संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा, उपता संज्ञा, इस प्रकार के कुछ हमारी संज्ञाएं हैं, तो यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। दोस्तों हम जो है अपने नोट्स के द्वारा पढ़ा रहे हैं, ये हमारा स्वयं का बनाया हुआ नोट्स है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को नोट्स हमारा बनाया हुआ अच्छा लगेगा। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारा है कि अ, ठीक है, आगे हमारा है कि संज्ञाएं एवं परिभाषाएं क्या है। प्रत्यय लाघव के लिए इनकी रचना हुई है, इन जिनमें से मुख्य निम्न है। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई गई है और कुछ उनके पहले से चली है, यानी कि जो संज्ञाएं एवं परिभाषाएं हमारे हैं, जैसे गुण संज्ञा है तो पाणिनि ने बनाया, वृद्धि संज्ञा है तो पाणिनि ने बनाया। तो उन्होंने संज्ञाएं बनाए और कुछ जो है पहले से बने हुए, उनको जो है इस संज्ञाएं एवं परिभाषाएं के अंतर रखे गए हैं। यानी कुछ संज्ञा है तो उसकी सूत्र है और उसकी परिभाषा है। जैसे हमारा पहला संज्ञा है, पहली हमारा संज्ञा है यहाँ पे दोस्तों वृद्धि संज्ञा, यानी कि वृद्धि करने वाली संज्ञा है पहली संज्ञा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, वृद्धि संज्ञा पहली संज्ञा है, सात जो है 7वें के अंतर्गत। तो वृद्धि संज्ञा है तो वृद्धि संज्ञा वाला करने वाला सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो वृद्धि रादयच है। क्या है दोस्तों? वृद्धि रादयच है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। दूसरा प्रश्न बनेगा, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो वृद्धि रेची। क्या है जो दोस्तों? वृद्धि रेची जो है वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। अब पूछेगा वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे 3 हैं। कितने दोस्तों? 3 हैं। कौन कौन से है? आ है, आ है, ऐ है और औ है। 3 हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, औ है। तो यहाँ पे जो है वृद्धि संज्ञक करने वाला सूत्र है वृद्धि रादयच, वृद्धि संधि करने वाला वृद्धि रेची, और 3 वर्ण है आ, ऐ और औ। ठीक है, तो ये हो गया वृद्धि संज्ञा वर्ण, संज्ञक वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वृद्धि में जो आत है वो क्या है, आत से मतलब आ हो गया, और ए से मतलब एच से मतलब आ से मतलब आ हो गया, और एच से मतलब आई और औ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम सूत्रार्थ को देखते हैं, सूत्रार्थ हमारा यहाँ पे आपके सामने है। यह करा आ, ऐ तथा औ की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमारा सदैव हो गया, महोत्सव हो गया, महाऔषधि हो गया, यह सब जो है उसमें अ इत्यादि हमें दिखाई देता है। यानी सदैव में अ दिखाई दे रहा है, महौषधि में औ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा वृद्धि संज्ञा क्या है। तो यहाँ पे वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धि, वृद्धि रादयच है, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र वृद्धि रेची है, वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 है, आ है, ऐ है और औ है। ठीक है, जैसे सदैव, महौषधि इत्यादि। ठीक, आगे हम चलते हैं, दूसरा हमारा गुण संज्ञक है। क्या है दोस्तों? गुण संज्ञक। ठीक है, पूछेगा यहाँ पे सवाल, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो आदेंग गुण। क्या है दोस्तों? आदेंग गुण। दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछेगा, गुण संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो आद गुण। ठीक है, संधि करने वाला आद गुण, संज्ञा करने वाला सूत्र आदेंग गुण। ठीक है, यहाँ पे आदेंग गुण में एथ है, अथ है और इंग है। क्या है? अथ है और इंग है। एथ का मतलब होता है अ होता है, इंग का मतलब होता है ए और ओ। ठीक है, तो यहाँ पे है, देख लेते हैं। आ का मतलब, अत का मतलब अ हो गया और इंग का मतलब ए और ओ हो गया। यदि हम इसको तोड़ेंगे, अत धन इंग, ठीक, गुड़, तो अत का मतलब अ हो गया, इंग का मतलब ए और हो गया। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि गुण संज्ञा कुल कितने वर्ड है, गुण संज्ञा करने वाले कुल कितने वर्ड हैं। तो गुण संज्ञा करने वाले हमारे 3 वर्ड है। कौन कौन से वर्ड है? अ है, ए है और ओ है, यह गुण संज्ञक वर्ड है। ठीक है, वृद्धि संज्ञा हमने बताया आ है, ऐ है और औ है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह बनता है। पूछेगा गुण संज्ञक वर्ड कितने, 3 है। कौन कौन से? अ है, ए है और ओ है। ठीक, आगे हम चलते हैं सूत्रार्थ की तरफ। सूत्रार्थ में कहता है अ, ए और ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। जैसे रमेश में
ए दिखाई दे रहा है, सूर्योदय में ओ दिखाई दे रहा है, महर्षि में र दिखाई दे, अ और र दिखाई दे, यानी महर्षि हो गया। ठीक है, तो ये हमारा गुण संज्ञक वर्ण है। आगे हम चलते हैं दोस्तों अगले सूत्र की तरफ। तीसरा हमारा है संप्रसारण, संप्रसारणम। संप्रसारणम क्या है? तो यहाँ पे संप्रसारणम जैसे सूत्र है इगड़म संप्रसारणम। ठीक है, इक और प्लस यड़ संप्रसारणम। यड़ के स्थान पर होने वाले इक ही संप्रसारण, यानी कि यड़, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल आता है, और इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री री होता है। ठीक है, तो यह सूत्र करता इग यड़ संप्रसारणम, यानी यड़ के स्थान पे इक आदेश हो जाता है। ठीक है, यड़ के स्थान पे इक आदेश हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हो गया कि हमने बताया कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल होगा, इक के अंतर्गत ई उ री री होगा। जैसे य के स्थान पे उ हो जाएगा, व के स्थान पे उ हो जाएगा, र के स्थान पे री हो जाएगा, और री के स्थान पे ल के स्थान पे री आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा जैसे हम पूछते हैं यज, यज है, यज और उसमें यज धातु है, उसमें क्यत प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? यज के स्थान पे ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? य को ई आदेश हो गया तो य को ई आदेश हो गया तो ई बनेगा, बनेगा हमारा इष्ट, इसकी इस संज्ञा हो जाएगी और इष्ट हमारा शब्द बनेगा। यहाँ पे वप है, वप और क्यत प्रत्यय, वप को व को उ आदेश होगा तो उप क्या हो जाएगा? उपता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वध है, वध को उ आदेश होगा, व को उ होगा तो क्या बनेगा? उक्तवा, उदित्वा। क्या बनेगा? उदित्वा हमारा शब्द बनेगा। ठीक है, आगे हमारा यज है, यज में य को ई होगा तो बनेगा इष्टवा। क्या बनेगा? ई में यज में त्वा प्रत्यय जुड़कर इष्टवा हमारा शब्द बनेगा। आगे हमारा है वस है, वस में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? व को उ आदेश हो जाएगा और बनेगा हमारा उसितः। क्या बनेगा? उ में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसितः बनेगा। ग्रह है, ग्रह में क्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ग्रह को री आदेश होगा, गृह हो जाएगा, गृह, गृह और बनेगा गृह धन तब बराबर गृहतः। ठीक है, तो यहाँ पे यह बताया गया है दोस्तों कि जैसे संप्रसारण हो रहा है, यानी कि य के स्थान पे ई हो रहा है, व के स्थान पे उ हो रहा है, र के स्थान पे र, और री और ल के स्थान पे ली। तो हमने देखा य के स्थान पे ई कर दिए, व के स्थान पे उ हुआ है, व के स्थान पे उ हुआ है, य के स्थान पे यू हुआ है, और व के स्थान पे उ, और र के स्थान पे ग्रह के स्थान पे गृह हुआ है। तो इस प्रकार यह संप्रसारण होगा। संप्रसारण के स्थान है कि यड़ के स्थान पे इक हो जाना ही संप्रसारण होता है। ठीक, तो ये हमारा संप्रसारण हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल के द्वारा भी हमने बता दिया। आगे हम चलते हैं टी संज्ञक वर्ड। टी संज्ञक वर्ड क्या है? ठीक है, टी संज्ञक वर्ड क्या है? तो टी जो है यहाँ पे क्या है तो दोस्तों, तो टी को हम टी संज्ञा को कृत्रिम संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र है, पूछेगा टी संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? अचो अंत्यादि टी सूत्र है। पूछेगा दोस्तों टी संज्ञा करने वाला क्या सूत्र है? तो अचो अंत्यादि टी, यानी कि अच मध्य में अंतिम स आदि आदिश तद तट टी संज्ञक, यानी कि अच अच प्लस अंतिम आदि टी, यानी कि अंतिम अच वाला ही जो है अंतिम अच वाला ही टी होता है, यानी कि स्वरों के मध्य में जो अंतिम अच होता है तथा उसके बाद आने वाले हल व्यंजन वर्ण सहित पूरा समुदाय टी होता है। जैसे दोस्तों कि कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम अच, अच मतलब स्वर, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। ठीक है, अच की टी संज्ञा यानी अंतिम स्वर की टी संज्ञा हो गई। यदि अ के बाद यदि कोई व्यंजन आ रहा है तो अंतिम अच के साथ जो व्यंजन है उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी, यानी कि अंतिम अ की तो हो रही है, यदि अ के बाद कोई व्यंजन भी आ रहा है, अ के बाद कोई व्यंजन भी आ रहा है तो इस दोनों की टी संज्ञा हो जाएगी। अ की हो रही है, अचो इत्यादि टी अंतिम अच की टी संज्ञा होगी, लेकिन यदि अच के साथ कोई व्यंजन भी आ रहा है तो दोनों की टी संज्ञा हो जाएगी। यह सूत्र कहता है। ठीक, यही करता है स्वरों के मध्य में जो अंतिम अच होता है तथा उसके बाद आने वाले हल यानी व्यंजन वर्ण सहित पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम अच की, अच मतलब स्वर की टी संज्ञा होगी, यदि अच के साथ कोई व्यंजन भी है लास्ट में है तो पूर्व वाले अ और लास्ट वाले व्यंजन सहित जो है अच की दोनों की टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है सकंधु, सक में अ है, क में अ है दोस्तों, और लास्ट में अ है, तो इस क के अ की जो है टी संज्ञा हो जाएगी, और ये वाला पूर्व वाला अ जो है पर वाले में मिल जाएगा और बनेगा सकंधु। ठीक है, और दूसरा हमारा है कुल्टा, दूसरा हमारा दोस्तों कुल्टा,
कुल कुल के ल में अ है तो अ की टी संज्ञा हो जाएगी और बचेगा ये वाला अ जाकर ल में मिल जाएगा और बनेगा हमारा कुलटा। ठीक है। आगे हमारा मनस है। मनस देखिए दोस्तों, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है। तो जैसे मनस में अस की टी संज्ञा हुई है तो मनस धन ईसा बनेगा संधि विच्छेद मनस धन ईसा। तो मनस के अस की टी संज्ञा है, यानी कि न में अ है और श है तो अस की टी संज्ञा हुई है और शब्द बने हमारा मनीषा बनेगा। ठीक है। अगला हमारा है पतत जन अंजलि। पतत जन अंजलि तो यहाँ त त के त में अ है त है तो पत की अत की ती संज्ञा हो जाएगी, किससे होगी, इस अत की ती संज्ञा हो जाएगी और पूर्व जो पर वाला अ जाकर इसमें मिल जाएगा और बनेगा हमारा पतंजलि। ठीक है। राजन, राजन में अन की ती संज्ञा होगी तो इस प्रकार जो है यहाँ पे टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा मतलब जो है टी संज्ञा सूत्र है अचो अंत्यादि टी, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। लेकिन अंतिम अच के साथ साथ यदि व्यंजन भी हो तो उसकी भी टी संज्ञा होती है। ठीक है। आगे हम चलते हैं उपधा। उपधा संज्ञा क्या है, तो उपधा क्या है दोस्तों, तो यह कहता अलो अंत्यास्त अंत्यास्त पूर्व उपधा, यानी अल के अंतिम पूर्व से पहले। ठीक है। अलो वाले यानी कोई भी अल हो, अल मतलब स्वर और व्यंजन। अल का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन इन दोनों के समूह को हम अल कहते हैं। तो अल मतलब अंतिम में या तो स्वर आए या तो व्यंजन, उससे पूर्व ज्वाला वर्ण ही उपधा कहलाता है। ठीक है। उसके पूर्व वाले वर्ण को ही उपधा कहते हैं। ठीक है। जैसे अल सभी वर्ण या व्यंजन होते हैं। अल अंत्यादि आत पूर्व उपधा, अंतिम अल स्वर या व्यंजन हो उससे ठीक पूर्व वाला अल स्वर और व्यंजन उपधा कहलाता है। जैसे हमने बताया दोस्तों, जैसे कह रहा है कि अंतिम जो है अंतिम अंतिम अल से पूर्व, यानी अंतिम अल में या तो अंतिम कोई शब्द हो उसके बाद कोई भी मतलब स्वर हो या व्यंजन हो, उसके पूर्व वाले कोई जो भी शब्द है उसी को हम उपधा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा पट है, पट धातु का प्रयोग किया गया। इसको यदि हम अलग करते हैं तो प होगा, प में अ है उस ओ वाला हो गया और ठ हो गया। ठीक है। तो यह ठ क्या है हमारा दोस्तों, व्यंजन है, लेकिन उससे पूर्व क्या है, अ है, तो इस अ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। क्या हो दोस्तों, इस अ की उपधा संज्ञा हो जाएगी, ठ की नहीं होगी। यानी लास्ट वाले का नहीं, लास्ट से पूर्व मतलब अंतिम वाले से पूर्व वाले की उपधा संज्ञा हो जाएगी। दूसरा हमारा लिख है। लिख धातु है। लिख लिख में ल को अलग करेंगे, ई को अलग करेंगे, ख को अलग करेंगे तो लास्ट में हमारा व्यंजन है लेकिन उसके पूर्व क्या है, स्वर है, तो स्वर की उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक। अगला हमारा राम है। राम में र है, आ है, म है, फिर अ है। तो अ जो है यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन था दोस्तों, यहाँ पे स्वर है। तो स्वर है उसके पूर्व व्यंजन, तो इस म की उपधा संज्ञा हो जाएगी, किसी होगी, इस म की उपधा संज्ञा हो जाएगी। अगला है गम है। गम है, ग को अलग करेंगे, उसमें अ है, अ को अलग करेंगे और म है। तो इस म के यानी व्यंजन लास्ट में उसके पूर्व अ है तो इस अ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया टी संज्ञा और उपधा संज्ञा, गुण संज्ञा और जो है वृद्धि संज्ञा। तो उपधा करता है अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी और टी संज्ञा कहता है कि अंतिम अच की टी संज्ञा हो जाएगी। अच के साथ यदि व्यंजन स्व व्यंजन हो तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह हमारा था आज का क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह जो है बाबूराम सक्सेना के बुक के अकॉर्डिंग है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। जैसे जैसे उसमें रखा गया उसी प्रकार इसको हम अलग से कॉपी पर सिर्फ नोट्स बना कर इसको प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है सब्सक्राइब, शेयर, लाइक इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।